तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है आईपीओ का। फर्दर मैंने इसके पिछले उसमें बताया था कि हाँ कैसे आईपीओ में कौन कौन से इन्वेस्टर होते हैं और कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, ये मैं बता चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं और इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। फिलहाल इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ जब कंपनी लाती है तो वो किस किस प्रोसेस होकर गुजरती है और हम कैसे अलॉटमेंट करते हैं उसमें, और कंपनी लिस्टेड क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनएससी बीएससी के क्या रूल्स होते हैं। ये सारे चीज़ हम वन बाय वन फर्दर स्टेप्स में समझेंगे। तो इत्मीनान से समझते रहिए कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है विदाउट टाइम वेस्टेज, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो जाए। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। तो आईपीओ जो है वो एक्चुअली इसमें कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जब भी कंपनी आती है तो कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में कोई एक टर्म्स होता है, मतलब कोई एक पर्सन कह लो या कोई मीडिएटर कह लो या मीडियम कह लो, वो होता है। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी स्टेक होल्डर से नहीं मिल पाती है, तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि एक हायरिंग करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को। इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या रोल होता है और क्या देख के कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर को तय करती है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी हो या कोई कैपिटल फिनांस कंपनी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी क्या क्या देख के इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है, उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है रेपुटेशन। रेपुटेशन चेक करती है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, कंपनी जो भी बैंकर का है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आईपीओ को लेकर, क्या वो सही से वो प्राइसिंग कर पाता है कि नहीं, जो इशू होते हैं जो वो करता है वो सही से सेल हो पाते हैं कि नहीं। तो ये उसकी रेपुटेशन बनाती है और उसे ही हायर करती है, यानी पास्ट रिकॉर्ड को देख कर यहाँ पे एनालिसिस करती है। रिसर्च, अब कंपनी क्या रिसर्च कर सकती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की कि क्या उसके पास कितने कैपिटल हैं, क्या वो सक्षम है या नहीं है। ये सारे चीज़ इसमें आते हैं और इसमें ये भी देखता है कि हमारी कंपनी का जो वैल्यूएशन तय करेगी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होंगे उसमें उसका प्राइसिंग का इफेक्ट कितना होगा, क्या वो सही से प्राइसिंग कर पाती है कि नहीं। तो ये रिसर्च में देखती है कि उसका रिसर्च कैसा है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। और थर्ड में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रीच कैसा है। यदि ये दोनों चीज़ सही से कर लेती है तो क्या जो प्राइसिंग रखती है उसको सही तरह से पहुंचा पाती है कि नहीं। तो किसके किसके पास पहुंचा पाती है, तो आरआईआई रिटेल इन्वेस्टर, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इनके पास इनका रीच कैसा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन्फ्लुएंस कैसा है, मार्केटिंग कैसा है, ताकि मेरा जो भी लॉट साइज है वो हम प्राइसिंग में देखेंगे वो सही से प्राइसिंग सब्सक्राइब होते हैं कि नहीं, वो सारे चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रीच में देखती है। तो बाकी ये तीन चीज़ यदि सही रहता है तो कंपनी उस बैंकर को हायरिंग करती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि कंपनी जब यहाँ तय कर ली, कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर को रख ली, हायर कर ली, तब यहाँ से रोल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की, ठीक है। जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो क्या होता है, उसके टर्म्स होते हैं जिसमें वो ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग्स होते हैं। ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग में इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, वो बताया जाएगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस आईपीओ को लेकर। तो सबसे पहले आते हैं अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में 3 सेक्शन होता है। सबसे पहला होता है फिल्म कमिटमेंट। फिल्म कमिटमेंट में क्या होता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो गारंटी लेता है, ठीक है, इसमें गारंटी लेता है कि यदि आपका जो भी आप कैपिटल मांग रहे हैं नहीं फुलफिल हुआ या नहीं सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, तो वो हम आपको पूरा करेंगे। तो ये गारंटी क्यों लेगा भाई, क्यों कोई रिस्क लेगा, तो जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो भी कैपिटल देती है रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, तो वो एक तरह से ये बाय करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर यहाँ क्या कर लेंगे, तो बाय कर लेंगे कि ठीक है हम आपके इतने शेयर्स के लिए, इतने वैल्यूएशंस के लिए आपको हम इतना पैसा देते हैं, बट जो भी हम करेंगे, प्राइसिंग करेंगे या जो भी लॉट साइज इशू करेंगे या नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे, तो उसमें जो गेन या लॉस होगा दोनों मेरा होगा। यानी यहाँ पे गेन और लॉस जो है वो एक्सेप्टेबल होता है किसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को लिए। फिर से समझ लीजिए, फिल्म कमिटमेंट जो होती है अंडर राइटिंग में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर गारंटी लेता है कि जो भी गेन या लॉस होगा आपके कैपिटल के अनुसार वो मेरा होगा, ठीक है। अब सेकेंड कमिटमेंट जो होता है वो बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट होता है। इसमें गारंटी नहीं ली जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई गारंटी नहीं लेता है और कहता है कि मैं अपना एफर्ट जो है वो बेस्ट दूंगा।
तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई गेन या लॉस की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें जो भी लॉट साइज, जो भी प्राइसिंग होगी वो डायरेक्ट कंपनी का होगा। इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को लेकर। ये हमने दो चीज़ समझा। थर्ड समझते हैं सिंडिकेट मेंबर क्या होता है। जब कंपनी एक बिग साइज, बिग लॉट में यदि उसे कैपिटल रेज करना होता है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर को या तो रिस्क लगे या तो उतनी बड़ी कैपिटल डिजॉल्व करने के उसमें ना हो इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो क्या करती है कि वो एक सिंडिकेट बनाती है और उसमें कई बैंक्स को हायर करती है। कई बैंक्स जैसे ICICI हो गया, मान लीजिए कि SBI यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे वो कई बैंक्स को हायर करती है या कई कैपिटल्स को हायर करती है, जिसमें वो एक साइज फिक्स कर देती है कि इस साइज को आप सेल करो, इस साइज को आप सेल करो। तो ये सिंडिकेट मेंबर होता है। बट ये तब होता है जब कंपनी कोई बड़ी जो है कैपिटल रेज करना चाहती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर को या तो रिस्क लगता है या तो उतना कैपिटल डिजॉल्व ना कर पाए। उसके बाद आता है इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे हमने समझा कि अंडर राइटिंग में क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर की क्या रिस्क हो सकती है और क्या एफर्ट हो सकते हैं। बट यहाँ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है वो कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा मांगता है कि ठीक है भैया, आप अपने कंपनी का डिटेल्स दीजिए, उसमें क्या क्या प्रोज है, फ्यूचर में कैसा होने वाला है, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट कैसा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए आपकी कंपनी का, आपका प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। ये सारे जो डिटेल्स है वो कंपनी के द्वारा दी जाती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, जिसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी डिटेल्स नहीं देगी बॉस, तो कंपनी जब भी डिटेल्स नहीं लेगी तो कैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकर है या कोई भी वो कैसे तय कर पाएगा कि हाँ इस कंपनी का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, इसे कैपिटल रेज करने के लिए क्या होना चाहिए, या थिंकिंग लोगों की समझ में नहीं आएगी कि हाँ क्या ये सब्सक्राइब करेंगे लोग कि नहीं करेंगे, चार्ट कैसा होता है। ये सारे चीज़ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दिखते हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं कंप्लाइंसेस। कंप्लाइंसेस एंड फाइलिंग्स में ये देखा जाता है कि सेबी के क्या एक्ट हैं, क्या कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी प्रोसेस कर रहा है वो एक अंडर सेबी एक्ट में करे, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। उसके बाद कुछ स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और एक्ट्स होते हैं जैसे NSE BSE का, तो उसे भी फॉलो करना है उन्हें। ये नहीं कि उसके बियॉन्ड जाके वो करके फिर लिस्टेड कर दी, ऐसा कुछ नहीं। आपका सारा प्रोसेस इन तीनों के एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE BSE हो, चाहे वो कंपनी एक्ट हो। कंपनी एक्ट के थ्रू भी ये प्रक्रिया जारी होगा। ऐसा नहीं कि कंपनी एक्ट को हम छोड़ के उसके बाद केवल सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करें। तो ये तीन चीज़ होना जरूरी है। ये तीनों के एक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग ही कंप्लाइंसेस और प्राइसिंग कुछ भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि IPO जो है उड़ते हुए तीर से जो कंपनी चाहिए वो मार दी। इसमें भी कई प्रक्रिया होता है बॉस, ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता IPO पे भी। यदि इतना मन चाह रहता तो मैं भी अपने 1 रुपये का सामान का 1 करोड़ लगा देता। लेकिन अंत में समझेंगे कि क्यों IPO में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है बजाते जो मार्केट में स्टॉक हो, वो हम लास्ट में समझेंगे। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग इफेक्ट क्या होती है। प्राइसिंग इफेक्ट में हम देखेंगे कि 3 चीज़ होती है, जिसमें सबसे पहले कंपनी जो है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, वो वैल्यूएशन तय करता है कंपनी का कि हाँ ठीक है, एज ए एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसका वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, ठीक है। उस कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ से किया, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को देखते हुए जो कंपनी डिटेल्स दी है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इशू साइज क्या होगा, कंपनी को कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। तो यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि कंपनी को 100 करोड़ की ज़रूरत है, इशू साइज मतलब 100 करोड़, इसे इतने फंड रेज करने हैं। दैट मीन्स 1000 करोड़ का 10% जो है कंपनी रेज करना चाहती है, 100 करोड़। अब थर्ड में समझते हैं कि ठीक है 100 करोड़ तो है ही, और क्या प्राइस होना चाहिए ताकि हमारा जो है IPO सब्सक्राइब हो पाए। मतलब ऐसा ना हो पाए कि जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए। अब मान लीजिए कि 2.5 लाख रख दिए, तो कई ऐसे इन्वेस्टर होंगे, और इन्वेस्टर क्या, जो RI होंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो 2 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। RI NII एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में भी बताया हूँ मैं पिछले उसमें, उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं वहाँ पे जाकर। बाकी इशू प्राइस यहाँ पे 250 रुपये रखे गए हैं। अब जब 250 रखे जाते हैं बॉस कि ठीक है ये 250 रुपीज़ जो है यहाँ पे इशू प्राइस रखा गया पर शेयर, ठीक है, पर शेयर का प्राइस ये 250 रुपीज़ है। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने इशू होंगे, तो 40 लाख शेयर मार्केट में IPO के थ्रू लॉन्च होंगे। और ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, कंपनी क्या करती है कि ऐसा ना हो कि कोई 250 रुपये ही इन्वेस्ट हो, क्योंकि मार्केट तो है नहीं ना बॉस, ये IPO है, इसमें लॉट चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशन पड़ जाएंगे। यदि मान लो कि 40 लाख है और यदि हम लॉट साइज निर्धारित नहीं करते हैं
तो इसमें क्या हो जाएगा, 40 लाख फॉर्म भी आ सकते हैं, एप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि ठीक है, हम केवल एज एग्जाम्पल ये लिए हैं, कोई फिक्स्ड वो नहीं है। तो यहाँ पे लॉट साइज उसने डिसाइड किया कि 20 लॉट साइज होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 20 जो है कम से कम मिनिमम किसी भी, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो, वो मिनिमम 20 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन तो डालेगा ही डालेगा। मतलब 1 लॉट साइज जो हो गया वो 20 शेयर्स का हो गया। यदि हम देखते हैं यहाँ पे 20 शेयर्स का, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो 5000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी व्यक्ति को। यदि वो 20 शेयर्स बाय करने के लिए एप्लीकेशन डालता है आईपीओ में, तो वो 5000 रुपीज़ होगी। लेकिन ये जो लॉट साइज है, ठीक है, ये इसलिए निर्धारित होती है क्योंकि एक रूल है कि मैक्सिमम 10 to 15,000, ठीक है, एप्लीकेशन ही डल पाए, ताकि जल्दी से जल्दी आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। इसलिए लॉट साइज वैसे ही निर्धारित किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू। अब जब ये सारी चीज़ हो जाएंगे, तब प्राइसिंग का एक नया सेक्शन आता है। प्राइसिंग 2 तरह से इशू की जाती है। फर्स्ट, फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 250 रुपीज़ पर शेयर, तो यहाँ पे 250 रुपीज़ पर शेयर, इसमें कोई वो नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, और यहाँ पे सीधा 250 रुपीज़ जो है कहेगी कि कंपनी 250 रुपीज़ पर शेयर हमने, सॉरी, इन्वेस्टमेंट बैंकर दे रहा हूँ, यदि आप तो लीजिए। यानी यहाँ पे या तो लीजिए या तो जाइए, मतलब टेक इट या लीव इट का सिनेरियो फिक्स प्राइस में होता है। बट इस फिक्स प्राइस में डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि इस फिक्स प्राइस में हो सकता है कि किसी कंपनी को या कोई भी कंपनी हो, उसे लगता हो कि नहीं ये प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मार्केट एनालिसिस जो होती है वो ना के बराबर होगी, क्योंकि वो वैल्यूएशन अब नहीं तय कर पाएगा। यहाँ पे क्या है कि 250 रुपये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर तय किया वही तय है। यहाँ पे मार्केट कहीं से कोई रोल कॉल नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्वालिटेटिव फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये अक्सर अब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमारे जो देश में है, जब भी आईपीओ आ रही तो ज़्यादातर जो है वो बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के तहत आ रही है। बाकी मैं ये 2 पे एक वीडियो बनाया हूँ जो कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड आता है जो कि जनरली ज़्यादातर यूज हो रहे हैं, वो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या है कि इसमें प्राइस बैंड तय होती है। प्राइस बैंड कैसे तय होती है, तो इसमें 2 प्राइस रखी जाती है, एक फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस जो मिनिमम होता है और कैप प्राइस जो सबसे ऊंचा होता है। जैसे इस सिनेरियो में यदि हम फ्लोर प्राइस की बात करें तो हो सकता है कि 230 हो जाए, ठीक है, और कैप प्राइस 250 हो जाए। लेकिन ये नहीं कि फ्लोर प्राइस हम 100 रुपये से लेकर 200 रुपये रख सकते हैं। ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वो ओनली 20% होगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे 200 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 20% का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है। मैक्सिमम 20% होना चाहिए, मिनिमम आप कितना भी रख सकते हैं, वो आप पे निर्भर है। तो जब हम ये तय करते हैं तो यहाँ पे मार्केट भी एनालिसिस करती है और वैल्यूएशन रखती है कि नहीं, आपका जो वैल्यूएशन 250 रुपीज़ है कैप प्राइस पे, वो उचित नहीं है, जबकि हमें लगता है कि आपका वैल्यूएशन 210 होना चाहिए। तो इस दोनों के बीच में जो प्राइसिंग होती है उसमें कुछ टिक साइज रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप 201 पे, 202 पे या 203 पे बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी हो सकता है कि 10 रुपीज़ का टिक साइज रखा हो, 10 रुपीज़। दैट मीन्स या तो आप 200 पे बीट कीजिए, या तो 210 पे बीट कीजिए, या तो 220 पे बीट कीजिए, सो ऑन 250 तक ऐसे आप बीट कर सकते हैं 10 रुपीज़ के डिफरेंस पे। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव फैक्टर जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है बजाते फिक्स्ड प्राइस के अनुसार। तो ये सारी चीज़ में होता है। और इस चीज़ में जब भी कंपनी यदि सब्सक्राइब नहीं होती तो यहाँ पे रिवाइज्ड प्राइस भी होते हैं, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। बुक बिल्डिंग में इसे पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा ब्रीफ में समझाया हूँ। यदि आपको इसमें कुछ जानना हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल प्राइसिंग इसे करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले हायरिंग होती है, फिर ड्यू डिलिजेंस और फाइलिंग होती है, जिसमें कमिटमेंट होते हैं कंपनी के कुछ किस रूल एक्ट के थ्रू होता है। फिर प्राइसिंग तय होती है कि कंपनी का क्या प्राइस होगा और कितने शेयर्स इशू करने हैं। तो ये